अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ले या रेडी टू मूव प्रॉपर्टी ले, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लेने का फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, और रेडी टू मूव प्रॉपर्टी लेने का फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है। बहुत सा कस्टमर का इसमें डाउट होता है कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ले या फिर रेडी टू मूव प्रॉपर्टी ले। इस टाइप का अगर आपका भी डाउट है या इससे रिलेटेड किसी का भी डाउट है तो ये सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। सारा टॉपिक हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में, एंड तक की बने रहिए। तो वेलकम बैक टू माय चैनल, मेरा नाम है अजीम, एक बार फिर से आपका मेरा चैनल पे स्वागत है। बात करते हैं हम सबसे पहले अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी का बेनिफिट का। सबसे पहला जो बेनिफिट है उसका ये है कि आपको पेमेंट करने के लिए लॉन्ग टाइम मिल जाएगा। वो डिपेंड कर रहा है कि आप कौन सा प्रॉपर्टी ले रहे हैं। अगर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी अगर आप लेना चाह रहे हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, या कमर्शियल प्लस रेसिडेंशियल है, या एक बड़ा सोसाइटी है, या एक सिर्फ नॉर्मल G+5, 6, 7, 8 फ्लोर का अगर एक अपार्टमेंट बन रहा है, तो वो जो भी आपका समय है वो समय आपको मिल जाएगा। जब तक बिल्डिंग कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप पेमेंट उसको खुद से कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। मान लीजिए 3 साल, 4 साल, 5 साल एक बिल्डिंग बनने में टाइम लग रहा है, जितना टाइम लग रहा है तो उतना तक आपको समय मिल जाता है वो पेमेंट को करने के लिए। तो सबसे पहला और सबसे अच्छा और सबसे बड़ा एडवांटेज तो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी का यही है। दूसरा इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो भी आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में अगर आप ले रहे हैं, उसका जो भी आपका फाइनेंस अगर आप कराने सोच रहे हैं तो सबसे लो अमाउंट ही फाइनेंस इसमें होगा। वो कैसे होगा आपको हम बताते हैं। सबसे पहला मान लीजिए कि आप एक प्रॉपर्टी लिए जिसका वैल्यू आपका हो गया 50 लाख रुपया। पेमेंट का आपको टाइम मिल गया 3 साल तक कंप्लीट होने के लिए। तो आप 3 साल तक उसको पैसा अपने से जो भी आपका सेविंग है उसमें से आप देके या EMI बांध के बिल्डर से आप उसको पैसा पे कर दिए, 25 लाख तक पे कर दिए। तो रेस्ट अमाउंट जो 25 लाख रुपया बचा है उसी को ही सिर्फ आपको फाइनेंस करना पड़ेगा हैंडओवर का टाइम पे। तो ये दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है। तीसरा इसका एडवांटेज ये है, EMI पे आपका फाइन नहीं लगेगा। वो कैसे नहीं लगेगा? अगर आपको टाइम मिला है 3 साल तक पेमेंट करने के लिए, आप अपना पेमेंट मोड आप बांध लिए कि क्वार्टरली आप पेमेंट करोगे बिल्डर को। अगर आप क्वार्टरली 3 लाख रुपया तक अगर आप पेमेंट कर रहे हैं, 3-3 महीना पे अगर आप पे कर रहे हैं, 3 लाख कर रहे हैं, 2 लाख कर रहे हैं, जब भी आप जितना भी पे कर रहे हैं, अगर मान लीजिए किसी वजह से पेमेंट आपका लैप्स हो गया, मिस हो गया, तो ये आपको और बिल्डर का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहेगा। तो इसमें आपका सिविल स्कोर पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा और ये प्रॉपर्टी पे आपको क्या है कि फाइन भी नहीं लगेगा। तो ये आप तीसरा सबसे बड़ा एडवांटेज आपका ये भी है कि आपको ये पेमेंट पे आपको कोई फाइन नहीं लगेगा, ना ही आपका सिविल स्कोर पे इम्पैक्ट पड़ेगा। जब तक बिल्डिंग हैंडओवर नहीं हो रहा, 1-2 EMI अगर आपका मिस भी हो गया है तो उसके वजह से आपको ना फाइन लगेगा ना ही आपको इसका कुछ नुकसान होगा। चौथा इसका एडवांटेज ये अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी का कि अगर आपका प्लान में, मान लीजिए आपका फ्लैट का जो भी प्लान है उस प्लान में आपको कुछ चेंजेस करवाना है, तो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में ही ये पॉसिबल है कि आप चेंजेस करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पे मान लेते हैं कि अगर आपका फ्लैट में आप 3 बेडरूम का फ्लैट लिए, 3 बेडरूम का फ्लैट में एक आपका मास्टर बेडरूम हो गया जो कि सबसे बड़ा होता है, एक आपका मीडियम बेडरूम हो गया और तीसरा आपका गेस्ट रूम हो गया जो कि मीडियम बेडरूम से छोटा रहता है, तो वो आपका छोटा बेडरूम हो गया। किसी वजह से आपको मान लीजिए कि वो रूम ज्यादा छोटा लग रहा है तो आप उसको चेंजेस करा सकते हैं। दूसरा रूम और आपका तीसरा रूम, ये दोनों रूम को आप एक साइज का करवा सकते हैं, दोनों मीडियम बना के एक आप मास्टर बेडरूम को बड़ा बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्लान। या आप अपना डाइनिंग एरिया को बड़ा कर सकते हैं, या आप 3 बेडरूम को आप 2 बेडरूम बना सकते हैं, बड़ा 2 रूम बना सकते हैं। तो कुछ भी इंटीरियर अगर चेंजेस करवाना है तो आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में ही करवा सकते हैं। तो ये आपका चौथा सबसे बड़ा एडवांटेज हो गया। पांचवा इसका एडवांटेज ये हो गया अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी का, आज अगर आप प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन बुक किए, वो प्रॉपर्टी का अगर वैल्यूएशन हो गया 50 लाख रुपया में, आप वो प्रॉपर्टी को बुक किए, तो प्रॉपर्टी हैंडओवर होते होते तक उसका 20%, 30% पेमेंट इंक्रीज हो जाता है। ये भी आपका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। मान लीजिए किसी वजह से आपका प्रॉपर्टी आप 50 लाख का बुक किए, हैंडओवर होते होते तक वो प्रॉपर्टी आपको नहीं लेना है या प्रॉपर्टी को आपको सेल करना है, तो 50 लाख का प्रॉपर्टी आप आराम से 60 लाख में भी 70 लाख, वो कैसा सोसाइटी है, कैसा प्रॉपर्टी पे आप इन्वेस्ट किए, वो प्रोजेक्ट कैसा है, उसका बेनिफिट क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो प्रॉपर्टी में आपका कम से कम अगर 50 लाख का प्रॉपर्टी है तो 10 लाख, 5 लाख, कम से कम 10 लाख तो उसको मिलना ही मिलना है। 10 लाख तक बढ़ा के वो प्रॉपर्टी सेल कर सकते हैं। छठा आपका एडवांटेज ये हो गया कि ये सिर्फ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पे ही होता है कि अगर आप मान लीजिए कि आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ले रहे हैं और आपका रेट उसका बिल्डर आपका बता रहा है 10,000 रुपया स्क्वायर फीट मिसाल के तौर पे, या आपका बता रहा है 5,000 रुपया स्क्वायर फीट अकॉर्डिंग टू योर प्रोजेक्ट कैसा है, कैसा नहीं, उसका वैल्यूएशन कैसा है, फ्यूचर में उसका डिमांड कैसा है, कौन सा एरिया पे है। अगर मान लीजिए उसका रेट बता रहा है आपको 5,000 रुपया स्क्वायर फीट, तो ये अगर 5,000 रुपया स्क्वायर फीट अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है तो इसमें आप रेट को निगोशिएट करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय बिल्डर को पैसा का जरूरत रहता है, जितना बुकिंग आएगा उसके बाद ही फिर वो आपका बिल्डिंग को हैंडओवर कर सकता है, अपना प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकता है। तो आप उसमें बैठ के उसको अच्छे से समझा के अच्छे से निगोशिएट कर सकते हैं। तो ये भी आपका
का एक एडवांटेज है जो कि सिर्फ आपको अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में ही मिलेगा। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी का अब हम लोग बात करते हैं डिसएडवांटेज का, जिसके वजह से बहुत सा लोग ऐसे होते हैं जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में पैसा नहीं लगाना चाहते हैं, ना वो फ्लैट लेना चाहते हैं। उसका सबसे बड़ा और सबसे मेन रीजन आपका ये है कंपनी फ्रॉड। अगर मान लीजिए कि अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लेने के बाद आप उसको बुक किए, बुक करने के बाद वो प्रॉपर्टी अगर समय से पहले वो प्रॉपर्टी बना ही नहीं, उस पे कुछ भी उसका पेपर पे फॉल्ट है, स्टे ऑर्डर लग गया, काम रुक गया, या फिर कुछ अगर ऐसा हादसा हो गया जिसके वजह से उसको काम को रोकना पड़ गया, तो यही सबसे बड़ा रीजन है जिसके वजह से 90% आदमी चाहता है कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी हम ना ले। इसीलिए कोई भी प्रॉपर्टी अगर आप ले रहे हैं तो उसका सबसे पहले उसका कंप्लीट पेपर चेक करिएगा, मास्टर फाइल चेक करिएगा, उसके बाद ही वो प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करिएगा। ये आपका सबसे पहला डिसएडवांटेज हो गया। दूसरा डिसएडवांटेज का हम बात करेंगे कि वर्क डिले। अगर कोई भी आप प्रॉपर्टी अगर आप ले रहे हैं तो उस पर प्रॉपर्टी लेने से पहले जो बिल्डर रहता है या जिससे आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं वो आपको एक एग्रीमेंट बना के देता है जिसमें बोलता है कि हम 6 साल में, 5 साल पे या 3 साल पे हम आपको बिल्डिंग को हैंडओवर कर देंगे कंप्लीट करके। लेकिन वो क्या होता है कि वो डिले हो जाते हैं। मान लीजिए 6 साल बोला तो 7 साल हो गया, 8 साल हो गया, 9 साल हो गया, कभी कभी 5-5 साल डिले हो जाता है वो प्रॉपर्टी। तो इसके वजह से भी बहुत सारे लोग हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी नहीं लेना चाहते हैं। तो इसीलिए वो बिल्डिंग लेने से पहले आप उससे पूरा अच्छे से जानकारी ले लीजिएगा कितना दिन में हैंडओवर होगा, नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि रेंट पे अगर आप रह रहे हैं और आपको 3 साल पे बोला गया कि 3 साल पे बिल्डिंग को हम हैंडओवर कर देंगे और 3 साल पे बिल्डिंग को हैंडओवर ना करके 5 साल पे बिल्डिंग को हैंडओवर किया गया और वो 5 साल पे आपका बिल्डिंग का जो रेट है आपका वो आपका मान लीजिए आप बुक किए तो आपको 2 साल का एक्स्ट्रा आपको रेंट पे करना पड़ गया जहाँ पे आप ऑलरेडी रह रहे हैं। बताया गया था 3 साल पे और हैंडओवर हो रहा 5 साल पे, तो 2 साल का जो एक्स्ट्रा जो रेंट पे हो रहा है फिर रेंट का भरपाई कौन करेगा। ये चीज अगर आप बैठ के आप अपना बिल्डर से या जिससे भी आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं आप वहाँ बैठ के उस चीज को क्लियरली बात कर लीजिएगा कि इसका अगर आप टाइम पे अगर प्रोजेक्ट को हैंडओवर नहीं करे तो फिर आप क्या पेनल्टी पे करिएगा। और इसी के साथ तीसरा डिसएडवांटेज का बात करते हैं तो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी का तीसरा डिसएडवांटेज इसका ये है कि दिखाया कुछ और बनाया कुछ और। मान लीजिए बिल्डिंग लेने से पहले एक अच्छा बेहतरीन वॉक थ्रू कोई भी बिल्डर बनवा देता है, एक अच्छा आपका बड़ा जैसा आपका ना डमी प्रोजेक्ट बना देता है कि हम इसी टाइप का बिल्डिंग बनाएंगे, और लेकिन कंप्लीट होते तक वो प्रॉपर्टी उस टाइप का बनता नहीं है। बहुत सा फीचर का बात करता है कि ऐसा फीचर्स देंगे, स्विमिंग पूल देंगे या फिर आपका ना कंप्लीट कॉरिडोर में आपका फॉल सीलिंग करवाएंगे या एक बड़ा पोर्टिको देंगे, पोर्टिको पे गार्डन बनाएंगे, बैल्कनी में गार्डन के साथ देंगे। बहुत सा ऐसा होता है कि कुछ भी कमिटमेंट कर देता है कि मेरे को जल्दी से बुकिंग लेना है। अगर इस टाइप का कोई अगर आपको कमिटमेंट कर रहा है और फिर आपको कमिटमेंट करने के बाद वो कमिटमेंट को अपना फुलफिल नहीं कर रहा है तो इसके वजह से भी ये भी आपका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। तो इसीलिए जो भी बिल्डर कमिटमेंट कर रहा है तो उसको एग्रीमेंट में आप बोलिएगा कि मेंशन करने के लिए, आप जो भी बना के देंगे उस चीज को एग्रीमेंट में मेंशन करने के लिए। ये भी एक आपका डिसएडवांटेज है जिसकी वजह से अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी कोई नहीं लेना चाहता है। तो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी का जो सबसे मेन आपका 3 आपका डिसएडवांटेज है तो हम आपको बता दिए, यही सबसे आपका मेन डिसएडवांटेज है और इसका लेने का फायदा क्या है वो भी आपको हम बता दिए। अब इसी के साथ हम लोग बात करते हैं कि रेडी टू मूव प्रॉपर्टी लेने का एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। सबसे पहले बात करते हैं इसका एडवांटेज क्या है। तो रेडी टू मूव प्रॉपर्टी का सबसे पहला एडवांटेज ये है कि बिल्डिंग का कंप्लीट एलिवेशन है, बिल्डिंग का कंप्लीट स्ट्रक्चर को देख के आप अपना चेक कर सकते हैं अगर वो आपके लिए लेने लायक है या लेने लायक आपका नहीं है। बोलते हैं ना कि आंखों देखा चीज पे भरोसा किया जा सकता है। अगर आप रेडी टू मूव प्रॉपर्टी ले रहे हैं, अगर आपको बिल्डिंग पसंद नहीं आया तो प्रॉपर्टी को आप नहीं ले सकते हैं। लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में अगर वो प्रॉपर्टी को आप बुक कर लिए और वो प्रॉपर्टी नहीं लिए तो उसके बाद आपको प्रॉपर्टी का जितना पैसा दिए वो पैसा निकलने में टाइम लग सकता है। ये आपका एडवांटेज होता है रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में। अगर आपको बिल्डिंग का एलिवेशन, बिल्डिंग का एरिया या बिल्डिंग का सोसाइटी कंप्लीट आपको पसंद नहीं आया तो आप प्रॉपर्टी नहीं ले सकते हैं। तो ये एक आपका सबसे बड़ा एडवांटेज हो गया। दूसरा आपका एडवांटेज ये है रेडी टू मूव प्रॉपर्टी का कि इनकम आपका तुरंत चालू हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप रेडी टू मूव प्रॉपर्टी लिए, जैसे ही आप परचेस किए और इन्वेस्टमेंट के लिए लिए तो वो प्रॉपर्टी तुरंत आपका रेंट पे लग जाएगा और आपको इनकम देना चालू कर देगा। तो ये दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है। और तीसरा आपका एडवांटेज है कि हेल्प इन ईएमआई। वो आपको ईएमआई में वो प्रॉपर्टी हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा? फॉर एग्जांपल मान लीजिए प्रॉपर्टी का वैल्यू हो गया 50 लाख रुपीज, जिसमें आप 30 लाख रुपीज पे कर दिए, वो प्रॉपर्टी तुरंत आपको हैंडओवर मिल गया और बाकी 20 लाख रुपीज आप उसको फाइनेंस करा लिया और प्रॉपर्टी का आपका ईएमआई आ रहा है 20,000 पर मंथ आपका ईएमआई
नहीं आ रहा है और आप वो प्रॉपर्टी ऑलरेडी रेंट पे लगा चुके हैं, जिसका रेंट मान लीजिए 10,000 12,000 आ रहा है, तो रेस्ट अमाउंट ही आपका पैकेज से लगेगा, या तो 10,000 या तो 8,000, अगर 20,000 EMI है तो ये आपका तीसरा सबसे बड़ा एडवांटेज आपका हो गया, जो कि सिर्फ कंप्लीट जो रेडी टू मूव बिल्डिंग होता है, जो कंप्लीट प्रोजेक्ट होता है, उसमें मिलता है। नंबर 4 एडवांटेज उन कस्टमर के लिए है जो ऑलरेडी से कहीं आप रेंट पे रह रहे थे और वो प्रॉपर्टी आप रहने के लिए ले रहे हैं। अगर रेडी टू मूव प्रॉपर्टी अगर ले रहे हैं तो ये एडवांटेज सिर्फ उनके के लिए है कि आप रेंट पे ले रहे थे और रेडी टू मूव प्रॉपर्टी लिए, तो जो आप रेंट पे कर रहे हैं और थोड़ा सा पैसा और मिला के वो आप EMI पे करने लगेंगे, तो EMI एक टाइम के बाद वो प्रॉपर्टी आपका EMI खत्म हो जाएगा और कंप्लीट आपका रेंट का जो टेंशन था वो आपका खत्म हो जाएगा। तो चौथा एडवांटेज उन कस्टमर के लिए है जो प्रॉपर्टी अपने सेल्फ यूज के लिए ले रहे हैं, रहने के लिए ले रहे हैं। तो रेडी टू मूव प्रॉपर्टी का यही एडवांटेज होगी। अब बात करते हैं इसका डिसएडवांटेज क्या है। तो रेडी टू मूव प्रॉपर्टी का सबसे पहला डिसएडवांटेज जो है वो ये है कि एक कंप्लीट आपका जो बड़ा अमाउंट है वो आपका तुरंत सेविंग से निकल जाता है, तो ये आपका सबसे पहला डिसएडवांटेज हो गया। दूसरा डिसएडवांटेज आपका ये हो गया रेडी टू मूव प्रॉपर्टी लेने में, बिल्डिंग पे काम कैसा हुआ है, कितना दिन में बिल्डिंग हैंडओवर हुआ है, बिल्डिंग पे काम कैसा हुआ, कौन सा ईटा का बना है, काला ईटा का बना है, लाल ईटा का बना है, वो बिल्डिंग में वर्क कैसा हुआ है, वो सिर्फ नॉर्मली एक ऐसी सिर्फ लोकल वर्क होकर जल्दी से कंप्लीट करके दे दिया है या एक अच्छा से वर्क हुआ है, उसका कैसा नक्शा निकला है, बिल्डिंग में कितना एलिगेशन लगा है। ये डिसएडवांटेज हो गया रेडी टू मूव प्रॉपर्टी का। अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन में अगर आप बुकिंग किए रहते तो कंप्लीट बिल्डिंग को आप जा के देख सकते थे कि बिल्डिंग में कैसा काम हो रहा है, बिल्डिंग में मटेरियल कौन सा लग रहा है। मटेरियल इन सेंस मेरा बोलने का मतलब ये है कि सीमेंट कौन सा यूज हो रहा है, कौन सा कंपनी का सीमेंट यूज हो रहा है, तो ये सब चीज आप नहीं देख सकते हैं रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में। तो ये रेडी टू मूव प्रॉपर्टी का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है और कोई हमको ऐसा नहीं लगता है कि बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है जो इसमें हमको कवर करना चाहिए। तो इसीलिए ये टॉपिक सिर्फ यहीं तक का है। तो रेडी टू मूव प्रॉपर्टी का एडवांटेज और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी का डिसएडवांटेज और एडवांटेज दोनों हम आपको इस वीडियो में बता दिए, जो कि सबसे मेन आपका एडवांटेज डिसएडवांटेज है, जो कि कोई भी कस्टमर को ये चीज पता होना चाहिए। बाकी अपना पर्सनल कुछ भी अगर ऐसा है जो कि एडवांटेज है, आपको लग रहा है कि एडवांटेज है वो डिसएडवांटेज है, तो वो आप अपना खुद से डिसाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मेरे को सपोर्ट करने के लिए मेरा चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अब बेल आइकन आप प्रेस कर दीजिए, जिसपे कोई भी वीडियो अगर हम इंफॉर्मेटिव वीडियो या कोई भी प्रोजेक्ट हम अगर ला रहे हैं जो कि अभी आप सेल पे है या अंडर कंस्ट्रक्शन पे है या आपका प्लॉट फॉर सेल है, आपका एरिया पे आपको या इन्वेस्टमेंट के लिए आप सोच रहे हैं कि इस एरिया पे मेरे को अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, तो हम अपना प्रॉपर्टी से रिलेटेड हम वीडियो डालते रहते हैं, सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। या कोई अगर प्रॉपर्टी लेने वाला है या प्रॉपर्टी की आप इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं, मेरा आप चैनल पे जाके आप देख सकते हैं कि उसमें बहुत सारा प्रॉपर्टी ऑलरेडी से उसमें लिस्टेड है, आप देख सकते हैं कौन सा प्रॉपर्टी लेना है, आपको नहीं लेना है। तो इसी के साथ मेरा चैनल को उन लोगों को शेयर कर दीजिए जो कि प्रॉपर्टी अभी आपका रिलेशन में लेने वाले हैं या जो कि प्रॉपर्टी लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो जिनको ये चीज जानकारी होना चाहिए कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में ले या फिर रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में ले, दोनों का एडवांटेज डिसएडवांटेज पता चल जाएगा। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते एंड करते हैं। थैंक यू।